प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष आज एक नई विचारधारा, एक नई राजनीतिक अवधारणा के साथ हम चर्चा करेंगे। अधिनायक तंत्र या तानाशाही, जिसको हम डिक्टेटरशिप अंग्रेजी में कह रहे हैं। अधिनायक तंत्र और तानाशाही क्या है, इसको समझने का प्रयास आज के टॉपिक में हम करेंगे। इसका अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे, कुछ परिभाषाएं भी समझने का प्रयास करेंगे। विश्व में ज्ञात मानव इतिहास में राज्यों का स्वरूप, जैसा कि हम शुरू में हमने चर्चा किया था प्रारंभिक कक्षाओं में, कि राज्य जब से प्रारंभ हुआ तो राज्य का कोई एक निर्धारित समय या कोई इसका डेट ऑफ बर्थ बताया जाना संभव नहीं है। ये हमारे विषय की मौलिक समस्या है। और लेकिन ये सत्य है कि उसके बावजूद भी राज्य जब से प्रारंभ हुआ और विकास करते हुए, निरंतर परिवर्तनों को स्वीकारते हुए विकास की प्रक्रिया से आज तक के राजनीतिक व्यवस्था तक राज्य पहुंचा है। और इस कड़ी में विभिन्न प्रकार के दौर से राज्य नामक संगठन गुजरा है। और राज्य को संचालित करने वाली शासन को संचालित करने वाली जो विचारधाराएं रही है, उसके आधार पर कई स्वरूपों में व्यवस्थाओं का या शासन प्रकारों का जिक्र हुआ है। पिछले क्लासेस में हमने इसी के एक पैटर्न के रूप में, इसी के एक वर्तमान सदी के लोकप्रिय रूप में लोकतंत्र का जिक्र हमने विस्तार से किया था। 16वीं शताब्दी के बाद लोकतंत्र का जिक्र हमने किया और 20वीं शताब्दी को लोकतंत्र की शताब्दी कहा गया। अब यूनिवर्सली ऐसा नहीं है कि हमेशा से जब से राज्य प्रारंभ हुआ और राजनीतिक संगठन चले, शासन सरकारों का गठन हुआ, तो लोकतंत्र ही शासन की एकमात्र प्रणाली इस विश्व में मौजूद रही। शासन की अन्य प्रणालियां भी समवर्ती रूप से मौजूद रहीं। वर्तमान में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 100% रूप से पूरे विश्व में लोकतंत्र हैं। आज भी कई दूसरे प्रकार की विचारधाराएं या उससे मिलते जुलते स्वरूप शासन के, सरकारों के पाए जाते हैं। तो उसी रूप में शासन का जो प्रकार है एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में अधिनायक तंत्र भी ठीक ऐसे ही शासन का एक प्रकार है, जैसे कि लोकतंत्र हैं, जैसे कि राजतंत्र हैं, जैसे कि कुलीन तंत्र हैं, जैसे कि एक तंत्र हैं, जैसे कि निरंकुश तंत्र हैं। उसी रूप में तानाशाही या अधिनायकवाद भी एक राजनीतिक दर्शन के रूप में शासन का प्रकार है और यदा कदा इस विश्व में शासन की मुख्य प्रणाली के रूप में मौजूद भी रहा है। यद्यपि हमेशा से कोई भी शासन प्रणाली, कोई भी शासन व्यवस्था चिर स्थायी नहीं रही है और एक निश्चित समय अंतराल बाद इसमें परिवर्तन आए हैं और जो पुरानी शासन पद्धति है, पुरानी शासन प्रणाली है, उसके स्थान पर नई व्यवस्था, नई प्रणाली पुनर्स्थापित की गई है। तो इस रूप में लोकतंत्र और अधिनायकवाद आपस में ये नहीं कहा जा सकता कि हालांकि तुलनाएं दोनों में होंगी और इसको समझने के बाद हम पूरी तुलना भी करेंगे लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में, लेकिन एक समय में शासन की मुख्य प्रणाली के रूप में भी ये विश्व में मौजूद रहा है। अब जहाँ तक इसके अर्थ का प्रश्न है, सबसे पहले इसके अर्थ को समझने का हम प्रयास करेंगे। साधारण रूप से अधिनायक तंत्र या तानाशाही शासन का वह स्वरूप है, शासन की ऐसी प्रणाली है जो एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती हैं। एक व्यक्ति के हाथों में शासन सत्ता का केंद्रीकरण होता है और इससे इसका एक गुण भी निकल के आता है और वो ये है कि शासन सत्ता का केंद्रीकरण इसमें पाया जाता है। वह व्यक्ति सर्वोच्च होता है और किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। जिसके हाथ में शासन सत्ता का केंद्रीकरण होता है वह सर्वोच्च व्यक्ति होता है और वह किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। जैसा कि इसके विपरीत, जैसा कि हमने लोकतंत्र में कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और उसमें जनता के प्रति उत्तरदायित्व का भाव पाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। तो इस अर्थ में लोकतंत्र से विपरीत अर्थ देने वाला जो शासन प्रणाली है अधिनायक तंत्र है।
अधिनायक जो शासक होता है शक्ति के अनुत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग के कारण ही जो है शासन पर अपना अधिकार प्रयोग में लाता है। यह मुख्य रूप से एक ऐसा निरंकुश शासन होता है जो निरंकुशता में विश्वास करने के साथ ही साथ अपने शासितों पर बलपूर्वक शासन करने में के विचार में विश्वास करता है। यूँ कहे कि ये बल पर आधारित, शक्ति पर आधारित, हिंसा पर आधारित शासन होता है। इसमें शासितों की सहमति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। प्रथम तो बात यह है कि इसमें शासितों की सहमति ली ही नहीं जाती है, क्योंकि शासितों की सहमति का अर्थ यहाँ पर नहीं होता है। और अगर शासितों की सहमति शासक जो अधिनायक होता है वह लेता भी है तो ये सहमति बल या हिंसा के अधीन प्राप्त की जाती है, शक्ति के अधीन प्राप्त की जाती है। तो इस रूप में उस सहमति का कोई स्वतंत्र मायने नहीं होता है, क्योंकि सहमति जब तक सहमति नहीं है जब तक वह स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छाया नहीं दी गई हों। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र शासितों की इच्छा का शासन नहीं होता, अधिनायक तंत्र शासितों की इच्छा का शासन नहीं होता है, बल्कि स्वयं अधिनायक की इच्छा का शासन होता है। ये व्यक्ति की इच्छा का शासन, शासक वर्ग की इच्छा का शासन होता है, बल्कि जन सहमति की इच्छा का शासन नहीं होता है। और इसी रूप में यहाँ पर व्यक्ति को साधन और साध्य के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर व्यक्ति साधन होता है, साध्य नहीं होता है। जैसा कि लोकतंत्र में हमने कहा था कि व्यक्ति या जो नागरिक होता है वह साध्य होता है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, राज्य और अन्य संगठन उसके अधीन जो है साधन की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति की सुख सुविधा के लिए होते हैं। यहाँ पर एक विशिष्ट राजनीतिक दर्शन, अधिनायकवाद जो राजनीतिक दर्शन है उसे साध्य बना दिया जाता है और संपूर्ण व्यवस्था का उद्देश्य उस साध्य को प्राप्त करना है जो उस राजनीतिक दर्शन के रूप में होता है। और उस राजनीतिक दर्शन को साध्य मान करके व्यक्ति, नागरिक, राज्य, संगठन, संस्थाएं सब कुछ जो है उस राजनीतिक साध्य की प्राप्ति के लिए बलिदान कर दिए जाते हैं। और दूसरे सरल शब्दों में हम कहें तो यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ विलोपित हो जाता है, उसके नागरिक अधिकारों के कोई मायने यहाँ पर नहीं होते हैं। यहाँ पर केवल और केवल व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, अधिकार नहीं होते हैं। अधिनायक तंत्र में व्यक्ति, नागरिक मौलिक अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है। प्रथमतः तो अधिकार शासन के द्वारा नागरिकों को दिए ही नहीं जाते हैं, और अगर दिए जाते हैं तो वह कानून, संविधान या न्यायपालिका द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं, प्रत्याभूत नहीं होते हैं, गारंटीड नहीं होते हैं, और वह शासक यानी अधिनायक की इच्छा पर, उसकी मर्जी पर, उसकी दया पर निर्भर करते हैं कि वह अपने नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करेगा और करेगा तो कितनी मात्रा तक करेगा। ऐसा जो है उसमें नहीं होता है। इस रूप में अधिनायक तंत्र जो है, फोर्ड महोदय इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं कि राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। सोल्टाउ महोदय कहते हैं कि अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने अपने पद को मुख्यतया वंशानुगत आधार पर प्राप्त नहीं किया है, जिसने अपने पद को वंशानुगत आधार पर प्राप्त नहीं किया है, अपितु शक्ति या सहमति अथवा दोनों के सहयोग से प्राप्त किया है। शक्ति अथवा सहमति अथवा दोनों के सहयोग से प्राप्त किया है। वह निरपेक्ष प्रभुसत्ता प्राप्त करता है और इसका प्रयोग वह कानून के बजाय अपने मनमाने आदेशों को लागू करने में करता है। तो इस परिभाषा, सोल्टाउ की परिभाषा के अनुसार इसको प्राप्त करने का तरीका और इसके शासन चलाने का तरीका दोनों स्पष्ट होते हैं, जिसमें पहला जो बात है इसको प्राप्त करने का वो सहमति की बात है। तो सहमति शक्ति के आधार पर,
जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा कि प्रथमतः तो शासितों की सहमति शासन में होती ही नहीं है, और अगर होती है तो वह शक्ति पर आधारित, यानी वॉलंटरी जो कंसेंट होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, और इस रूप में उस सहमति का कोई मायने भी नहीं होता है। और इसका जो प्रयोग है, शक्ति का प्रयोग, वह कानून के बजाय मनमाने आदेशों को लागू करने में करता है। तो सोल्टाउ महोदय की परिभाषा इसको बहुत स्पष्ट कर रही है कि शासन का आधार कानून नहीं होगा, जैसा कि हम रूल ऑफ लॉ में कहते हैं, जैसा कि हम लोकतंत्र में कहते हैं, जैसा कि हम संविधानवाद में कहते हैं, वो बात यहाँ पर दिखाई नहीं देगी कि शासन का आधार शासक की इच्छा नहीं वरन कानून होता है। उसके विपरीत यहाँ पर शासन का आधार कानून नहीं वरन शासक वर्ग की, शासक की, अधिनायक की इच्छा होती है। कैसे आदेश देगा, कैसे पालन करवाएगा, उन आदेशों की वैधता शासक की इच्छा होती है, कोई कानूनी आधार या कोई न्यायिक आधार नहीं होता है। अपनी प्रकृति से अधिनायक तंत्र मूलतः एक अवैध और असंवैधानिक शासन होता है। अवैध और असंवैधानिक शासन, अवैध एवं असंवैधानिक साधन। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि हम इसे असंवैधानिक जो शासन कह रहे हैं, तो कहने को अधिनायकों के अपने संविधान होते हैं, लेकिन वो अधिनायकवादी प्रकार के संविधान होते हैं। कहने को तो जो है उनके संविधान होते हैं, कोई भी अधिनायक अपना स्वयं का संविधान घोषित करता है, लेकिन उस अधिनायक तंत्र का, उस अधिनायक का अपने प्रकार का संविधान होता है, और इस दृष्टि से ये अन्य शासन प्रणालियों से भिन्न होता है, अन्य शासन प्रणालियों से भिन्न होता है। शक्ति का केंद्रीकरण, जैसा कि प्रारंभ में हमने कहा, शक्ति का केंद्रीकरण होता है, और अधिनायक सर्वोच्च व्यक्ति होता है। अधिनायक सर्वोच्च व्यक्ति होता है, उसकी इच्छा पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। शासन का आधार अधिनायक की इच्छा होती है, कानून नहीं। शासन का आधार कानून नहीं, अपितु अधिनायक की इच्छा। कानून नहीं अपितु अधिनायक की इच्छा होती है। इस अर्थ में शासन का आधार कानून नहीं अपितु अधिनायक की इच्छा होती है, और इसे प्राप्त करने का तरीका ये शक्ति पर आधारित और क्रूरता पर आधारित होता है, बल पर आधारित होता है, अनुत्तरदायित्व पाया जाता है। अधिनायक किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अनुत्तरदायित्व पूर्ण शासन प्रणाली है। अधिनायक किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है, वह स्वयं के प्रति ही उत्तरदायी होता है, स्वयं की इच्छाओं को ही लागू करता है। मैकाइवर कहते हैं कि अन्य शासन प्रणालियां इस अर्थ में संवैधानिक होती हैं कि उनके सत्ता में आने का एक निश्चित पूर्व निर्धारित आधारभूत कानून होता है, जिसे शासन सत्ता में आने वाली सरकार न तो बनाती है और ना ही तोड़ती है, अर्थात निरस्त करती है, जिसे इस अर्थ में अन्य सभी शासन प्रणालियां वैध होती है। और ऐसे आधारभूत कानून को, उस सबस्टेंटिव लॉ को संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित प्रणाली के द्वारा, उसमें निर्धारित ढांचे के द्वारा ही शासन सत्ता में सरकारें आती हैं और अपने प्रभु सत्ता के अधिकार का प्रयोग करती हैं, लेकिन उस मौलिक व्यवस्था को आने वाली सरकार न तो बदलती है न निरस्त करती है, उसके अकॉर्डिंग ही शासन संचालन का प्रयास करती हैं। और जिस आधार पर संविधान होता है या जो तरीका उस मूलभूत कानून में निर्धारित होता है, वह उस शासन को वैधता प्रदान करता है। इस रूप में उस शासक और उस शासक को स्वमेव वैधता प्राप्त हो जाती है, उसे अन्य किसी स्रोतों से वैधता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। किंतु अधिनायक तंत्र यहाँ पर एक विपरीत उदाहरण है, और अधिनायक तंत्र जो है मात्र अपनी इच्छा को सत्ता का एकमात्र औचित्य मानता है और समाज की सभी अवस्थाओं में
शक्तियों की सत्ता के स्रोत को खोजने में अभिरुचि रही है। उन्होंने इसे कभी समुदाय में अथवा कभी ईश्वर की इच्छा में अथवा कभी पवित्र रूढ़ियों में पाया है। अधिनायक तंत्र इस प्रकार की अभिरुचि की उपेक्षा करता है। यह अपने अस्तित्व को ही इस बारे में एकमात्र स्वीकारनीय उत्तर मानता है। अब प्रश्न ये है कि जिस प्रकार लोकतंत्र को हमने एक विकासवादी जो है प्रक्रिया माना है, एक विकासवादी शासन प्रणाली माना है, या यूँ कहें कि प्रगतिशील विचारधारा राजनीतिक दर्शन उसको माना है, उसी प्रकार जो है अधिनायक तंत्र की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन गढ़ने में भी बहुत बड़ी कठिनाई ये रही है, क्योंकि अब तक ज्ञात अधिनायक तंत्र के जितने पैटर्न सामने आए हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से बहुत अधिक साम्यता नहीं रखते हुए देखे गए हैं। अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अधिनायक तंत्र के अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं, तो भी इन विभिन्न प्रकार के अधिनायक तंत्रों में कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जिनके आधार पर अधिनायक तंत्र के अर्थ को समझने में मदद मिलती है। अपनी स्थापना की प्रक्रिया की दृष्टि से अधिनायक तंत्र एक अवैध और असंवैधानिक शासन प्रणाली होती है। अवैध और असंवैधानिक शासन प्रणाली होती हैं। ये मौलिक कारण है, चाहे देश काल के अनुसार ये मौलिक समानता या मूलभूत जो लक्षण उसका हम कह सकते हैं, चाहे देश काल के अनुसार अधिनायक तंत्रों के जो स्वरूप या पैटर्न जो अब तक पाए गए हैं उनमें चाहे देखने में भिन्नता रही हो। कुल मिला के ये समग्रतावादी प्रकार की शासन प्रणाली हैं। तो अवैध और असंवैधानिक होती है, जिसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सदैव राज्य के भौतिक बल की आवश्यकता होती है। हमने कहा शक्ति पर आधारित होता है, बल पर आधारित होता है, क्रूरता पर आधारित होता है, हिंसा पर आधारित होता है। अर्थात बने रहने के लिए उसे हमेशा से राज्य के भौतिक बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर शक्ति का केंद्रीभूत महत्व पाया जाता है। यद्यपि राज्य के लिए शक्ति अपने आप में केंद्रीय तत्व है, तथापि अधिनायक तंत्र में राज्य का अस्तित्व ही शक्ति पर आधारित होता है। और अधिनायक तंत्र ये शासन प्रणाली राज्य और समाज में भेद नहीं करती है और सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण में विश्वास करती है। पूर्ण केंद्रीकरण में विश्वास करती है, विभेदन नहीं करती है। लोकतंत्र जहाँ विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है, अधिनायक तंत्र केंद्रीकरण में विश्वास करता है। ये एक ऐसी समग्रतावादी राज व्यवस्था की स्थापना करती हैं जो व्यक्ति और समुदायों की स्वतंत्रता के स्थान पर उनके कर्तव्य और दायित्वों पर बल देता है। कर्तव्य और दायित्व, व्यक्ति के कर्तव्य एवं दायित्व ही मान्य होते हैं। हमने कहा वहाँ पर अधिकार नहीं होते हैं, व्यक्ति के अधिकार की स्थापना नहीं की जाती है या नागरिक मौलिक अधिकार मान्य नहीं होते हैं। व्यक्ति के लिए करणीय केवल कर्तव्य है, अधिकार उसके लिए नहीं है। इस शासन प्रणाली की सबसे बड़ी जो है अलग विशेषता यहाँ पर है। ये समग्रतावादी राज व्यवस्था की स्थापना करता है। आधुनिक काल में अधिनायक तंत्र को एक ऐसी शासन प्रणाली कह सकते हैं जो लोकतंत्र से एकदम विपरीत प्रकार की होती है। संक्षेप में एक ऐसी शासन प्रणाली है अधिनायक तंत्र जो अपने प्रारंभ से अंत तक समस्त उदारवादी मूल्यों और चिंतन की विरोधी होती है। समस्त उदारवादी मूल्यों और चिंतन की विरोधी होती हैं। ये शासन का आधार कानून है, इच्छा नहीं है, उत्तरदायित्व है, पूर्ण अनुत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति है शासन की। तो ये जो आदर्श हैं शासन की स्थापना के लिए, ये उदारवादी मूल्य हैं शासन के या आदर्शवादी मूल्य हैं। आदर्शवाद और मूल्यों की विरोधी प्रणाली है। मूल्यों की विरोधी शासन प्रणाली जो है आपका अधिनायक तंत्र है। और ये संपूर्ण प्रणाली समग्रतावाद के नाम से हम इसको कह सकते हैं। समग्रतावाद, और संक्षेप में हम कहें तो लोकतंत्र के एकदम विपरीत प्रणाली, लोकतंत्र से एकदम विपरीत शासन प्रणाली जो है, लोकतंत्र से एकदम विपरीत शासन प्रणाली है अधिनायक तंत्र। क्योंकि लोकतंत्र आदर्शात्मक या मूल्यात्मक शासन प्रणाली है, मूल्यों और आदर्शों को स्थान देती हैं। अगर आपको पूर्व कक्षाओं की चर्चा को आप देखेंगे या आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि प्रारंभ में हमने कहा था लोकतंत्र
के अर्थ को समझते हुए 3 बातों का जिक्र हमने किया था। निर्णय लेने की प्रणाली है, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का, विधियों का एक समूह है, और आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित शासन प्रणाली है। तो उसी प्रकार ये आदर्श और मूल्यों से विपरीत है अधिनायक तंत्र, इसीलिए लोकतंत्र से भी एकदम विपरीत प्रणाली है। और इसके जितने भी मूलभूत लक्षण हैं वो सब के सब लोकतंत्र से विपरीत दिखाई पड़ते हैं। लोकतंत्र में शासन संवैधानिक होता है, अवैध नहीं होता है, वैध होता है क्योंकि जन सहमति पर आधारित होता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, यहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण होता है। अधिनायक जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, लोकतंत्र में शासक सर्वोच्च नहीं होता है बल्कि कानून सर्वोच्च होता है। लोकतंत्र में शासन का आधार कानून होता है, जबकि अधिनायक तंत्र में अधिनायक की इच्छा शासन का आधार होती है। ये शक्ति पर आधारित, क्रूरता, बल और हिंसा पर आधारित होता है। इसमें हमेशा एक और चीज़ वो ये है कि क्रांति का भय हमेशा से मौजूद होता है। क्रांति का भय जो है आपके अधिनायक तंत्र में हमेशा से मौजूद रहता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। उसका मूलभूत कारण ये है कि लोकतंत्र जन सहमति का शासन है, जनता की स्वेच्छा का शासन है और जनता की भावनाओं का शासन है, इसीलिए वहाँ क्रांति नहीं होती है। और क्रांति करने की आवश्यकता भी लोकतंत्र में नहीं होती है, क्योंकि अगर शासक दल, शासक वर्ग या शासक से जनता अप्रसन्न होती है तो आने वाले चुनाव प्रक्रिया में वह अपने मत के द्वारा उस शासक को, उस दल को बदल देती है। तो क्रांति की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके विपरीत अधिनायक तंत्र में हमेशा से क्रांति की आवश्यकता बनी रहती है। अनुत्तरदायित्वपूर्ण शासन होता है अधिनायक तंत्र, जबकि लोकतंत्र अपने आप में जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है। कर्तव्य और दायित्व जो है अधिनायक तंत्र की मूलभूत आवश्यकता है, जबकि लोकतंत्र कर्तव्य और दायित्वों के साथ साथ व्यक्ति को अधिकार भी देता है, उसके नागरिक मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। उसके लिए एक स्थायी तंत्र के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी दाता होती है, प्रत्याभूत करती है। उसके साथ ही संविधान भी उसके अधिकारों का जो है संरक्षक होता है। आदर्शात्मक मूल्यों की विरोधी है शासन प्रणाली अधिनायकवाद, जबकि लोकतंत्र अपने आप में ही आदर्श और मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है। और ये सारी प्रणाली समग्रतावाद कहलाती हैं और लोकतंत्र के एकदम विपरीत प्रणाली हैं। अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि अब तक के ज्ञात मानव इतिहास में अधिनायक तंत्र के विभिन्न पैटर्न पाए गए हैं, या यूँ कहें कि समग्रतावादी राज्य या समग्रतावादी जो राज्य हैं, सर्वाधिकारवादी जो राज्य हैं, उनका पैटर्न हमेशा से एक सा नहीं पाया गया है। सर्वाधिकारवादी राज्यों का पैटर्न एक सा नहीं पाया गया है, अलग अलग प्रकार के पैटर्न पाए गए हैं प्रारंभ से लेकर के, लेकिन उनमें मूलभूत जो लक्षण है वो करीब करीब इसी प्रकार के पाए गए हैं। तो ये इसके लक्षणों की बात है। अब कुछ विशेषताओं का जिक्र जो है हम इसमें करेंगे। अधिनायक तंत्र की विशेषताएं, अधिनायक तंत्र की विशेषताएं, सिद्धांतों का जो जिक्र है वो हम इसमें करेंगे। अधिनायक तंत्र के सिद्धांत, लक्षण, विशेषताएं। इसके जो फीचर्स हैं, सैलेंट फीचर्स हैं, उस पर अपन बात करेंगे। इसका अधिनायक तंत्र का जो आधारभूत दर्शन है वो सर्वाधिकारवाद का समर्थक है साहब, सर्वाधिकारवाद का समर्थक। लोकतंत्र में जहां हम सीमित शक्तियों के शासन का समर्थन करते हैं, वहीं अधिनायकवाद सर्वाधिकारवाद का समर्थक है। इसका आधारभूत जो दर्शन है अतिशासन है, सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण। अधिनायक तंत्र राज्य के सावयव सिद्धांत में विश्वास करता है और इस प्रकार अधिनायक तंत्र उदारवादी संविधानवाद का विरोधी सिद्धांत है। सावयव सिद्धांत में विश्वास करता है। सावयव सिद्धांत अर्थात राज्य, समाज, शासन, व्यक्ति, इन सब में कोई विशेष अंतर नहीं करता है, सबको एक ही रूप में देखता है। अतिशासन की अवधारणा है। समाज, शासन या राज्य में भेद नहीं। इसका जो उपभेद है वो ये कह सकते हैं कि समाज, शासन और राज्य में कोई भेद नहीं है।
जबकि इन तीनों इकाइयों का अस्तित्व अपने आप में अलग अलग होना चाहिए। और अगर जब इस संपूर्ण अस्तित्व को एक में कर दिया जाता है तो उस राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग शासन के द्वारा किया जाता है, जो ही सर्वाधिकारवाद है, जो ही आपका अतिशासन है। ये जो स्थिति है वही अतिशासन है या सर्वाधिकारवाद है। संपूर्ण शक्ति का प्रयोग केवल राजनीतिक शक्ति द्वारा, राजनीतिक संस्था द्वारा ही किया जाता है और इस रूप में शासन व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करता है। व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करता है क्योंकि इसको अनलिमिटेड जो है वो पावर्स मिल जाती हैं। अनलिमिटेड पावर्स का शासन बन जाता है। वो व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करता है, यहाँ तक कि उसके निजी जीवन में भी हस्तक्षेप करता है। पिछली चर्चाओं के दौरान भी हमने कहा था कि सर्वाधिकारवादी जो राज्य होते हैं वो व्यक्ति के निजी जीवन में भी प्रवेश कर जाते हैं और उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा साहित्य पढ़ना है, कौन से संस्थानों में पढ़ना है, उसके मित्र रिश्तेदार कौन है, वह किससे मिलता है, उससे मिलने कौन आता है, यहाँ तक कि नितांत एकांतिक जीवन में भी राज्य प्रवेश कर जाता है, जैसे कि उसे कितनी संतान पैदा करनी है। और ये कोई बड़ा आश्चर्य का मुद्दा नहीं है। हमारे पड़ोसी देश चाइना में ऐसी स्थितियाँ काफ़ी समय तक मौजूद रही हैं। तो अतिशासन राज्य के द्वारा निजी जीवन में भी प्रवेश कर जाता है। जो सर्वाधिकारवाद के समर्थन का जो दूसरा प्रश्न मुद्दा है वो सावयव सिद्धांत में विश्वास करना है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। सावयव सिद्धांत जो है व्यक्ति, राज्य, समाज, शासन और जो है शासक में कोई भेद नहीं मानता है। ये अधिनायक तंत्र राज्य को एक शरीर मानता है, व्यक्ति को उसका एक अंग मानता है। यहाँ पर जो राजनीतिक विचारधारा है वह साध्य होती है और व्यक्ति जो है उसका एक अंग यानी कि साधन होता है। उस राजनीतिक दर्शन को चलाने के लिए, राजनीतिक विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो नागरिक होता है वो साधन होता है। और यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि साधन और साध्य की धारणा से व्यक्ति के अधिकार प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। जैसा कि अभी चर्चा हमने किया था, अधिकार नहीं होते हैं, केवल उत्तरदायित्वों की बात होती है, केवल दायित्वों की, कर्तव्यों की बात होती है। व्यक्ति का अपना कोई अधिकार वहाँ पर नहीं रह जाता है, शेष नहीं रह जाता है। जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण कर दिया जाता है। जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण कर दिया जाता है। जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण, आपका प्रेस और जो मीडिया है या अन्य जितने भी संस्थान हैं, साहित्य है, रेडियो, सिनेमा आदि जनमत निर्माण के सभी साधन के नियंत्रण में विश्वास करता है अधिनायक तंत्र। वह उनकी स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता है। जैसे कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का विचार मान्य होता है, उसी प्रकार अधिनायक तंत्र इसके विपरीत जो है जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण कर देता है और वह अपनी राजनीतिक विचारधारा को ही पूर्ण और एकमात्र सत्य मानता है। अतः अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए, अन्य विचारधाराओं के विरोध के लिए अधिनायक तंत्र शिक्षा, साहित्य, प्रेस, रेडियो, सिनेमा आदि का जनमत निर्माण के सभी साधनों पर नियंत्रण करता है। एक साध्य एक दल, एक साध्य एक दल, एक नेता, एक देश, एक नीति आदि के साध्य का पालन करता है। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर शासन का ये एक साध्य निश्चित करता है और इस साध्य को एक दल की स्थापना के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इस एक दल की संपूर्ण शक्ति उसके एक नेता के हाथ में केंद्रित होती है। पीटर मार्कल के अनुसार इस नेता को प्राय पूर्ण समस्त सत्ता प्राप्त होती है और उसे एक देव जैसा सम्मान प्राप्त होता है। विरोध का उग्र दमन कर दिया जाता है। विरोध का उग्र दमन, विरोध का उग्र दमन, शासन का जो विरोध होता है उसका उग्र दमन कर दिया जाता है। अपनी विचारधारा, अपने दल और अपने नेता का विरोध किसी भी रूप में स्वीकारनीय नहीं होता है, अपितु सदैव ही अपने विरोध को शक्तिपूर्वक कुचलने को तत्पर रहता है।
एक गुप्तचर व्यवस्था का यहाँ पर विशेष महत्व होता है। समय समय पर पुलिस, सेना, सरकारी कर्मचारी, अपने राजनीतिक दल आदि में ऐसे व्यक्ति ढूंढे जाते हैं जो गुप्त रूप से अधिनायक के विरोधी होते हैं, उन्हें कठोरतम दंड दिया जाता है। नागरिकों में शासन का भय उत्पन्न करने की नीति को ही अधिनायक तंत्र का एक विशेष लक्षण माना जाता है। आंतरिक विद्रोह को पूरी शक्ति के साथ कुचलने में विश्वास करता है, ऐसा कहना है डॉक्टर बेनी प्रसाद का। और इस प्रकार जो है अधिनायक तंत्र में सर्वाधिकारवादी शासन मौजूद होता है। इसके नेक्स्ट सिद्धांतों पर चर्चा अगले वीडियो में, अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।